Hello, good morning students. Students, let's start reading the next part of this chapter. The 20th century brought about further changes. Inspired by the West, India moved towards democracy. By then, the Peshwas had lost their enterprise and they were gradually replaced by democratically elected bodies. The Sultanate at Delhi survived even this transition largely because it wielded no real influence. The Shahenshah of Delhi was no more than a figurehead to rubber stamp the recommendations made by the central parliament. The 20th century brought about further changes inspired by the West. Okay, being inspired by the people of the West by the Mughals, the 20th century also brought about many new changes in India. When the 20th century began, India saw a number of new changes caused by the Britishers. India moved towards a democracy. Now the country, India started moving towards a democracy. By then, the Peshwas had lost their enterprise. By that time, by the dawn of 20th century, the Peshwas had almost lost their whole enterprise, all business, all their powers, and they were gradually replaced by democratically elected bodies, and they started taking part in democratic elections. They started participating in elections. They started participating in elections, and they thought that they should be elected by the people and they should sit in Delhi. The Sultanate at Delhi survived even this transition. The word Sultanate stands for Sultan. That the powerful Mughal regime was still working in Delhi at this transformation, at this very big change. Though in India democratically elections had also started, but even after it all, the word Sultanate stands for the great ruler of the Mughals at Delhi survived even this transition. इस बदलाव के ऊपर इतना कुछ बदलाव हो जाने के बावजूद भी दिल्ली शहर के अंदर अभी भी मुगलों की सरकार बराबर बनी हुई थी, वो अभी भी वहाँ पर अपना काम कर रही थी. देखो इसका हिंदी में समझ लीजिए आप. द 20th century brought about further changes inspired by the West. पश्चिमी देशों से प्रेरणा पाकर के 20वीं शताब्दी ने बहुत सारे कुछ अन्य आगे के कई बदलाव देश में ला करके दिखाए. अर्थात 20वीं शताब्दी का जैसे ही आरंभ हुआ तो देश में बहुत कुछ परिवर्तन सामने आया, बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिला. भारत जो है वो एक प्रजातंत्र राष्ट्र बनने की तरफ आगे बढ़ने लगा. इंडिया मूव्ड टुवर्ड्स ए डेमोक्रेसी. भारत ने अपने आप को एक प्रजातंत्र की तरफ आगे बढ़ाना शुरू किया. बाय देन, और तब तक उस वक्त तक जब 20वीं शताब्दी का आरंभ हुआ था, उस वक्त तक जितने भी मराठा सेनाओं के जिनको पेशवाज के नाम से जाना जाता है, वे सभी पेशवाज, वे सारे के सारे पेशवाज, उन सभी पेशवाओं ने अपना जो उद्यम जो था, अपना व्यापार जो था, जहाँ भी उन्होंने व्यापार को जमा रखा तो सब व्यापार उन्होंने अपना खो दिया था. एंड दे वर
ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज। और धीरे धीरे फिर उन सभी पेशवाओं ने प्रजातांत्रिक जो चुनाव प्रणाली थी उस प्रजातांत्रिक चुनाव प्रणाली में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और उसके बाद वे चुनाव लड़ने लग गए। द सल्तनत एट दिल्ली सर्वाइव्ड इवन दिस ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में चेंज होता है, बोला चेंज ओवर, बदलाव। हालांकि पूरे देश में इस प्रकार का बदलाव जब होने लगा तो उस वक्त भी दिल्ली में मराठाओं की बजाय और जो है ना मुग़लों की सरकार, मुग़लों का ही सुल्तान दिल्ली में अभी भी शासन करने के लिए बैठा हुआ था। लार्जली बिकॉज इट विल्डेड नो रियल इन्फ्लुएंस। द वर्ड विल्डेड मीन्स अटेम्प्टेड। क्योंकि इस प्रकार से मराठाओं के द्वारा साम्राज्य स्थापित करने के बावजूद भी और वहाँ दिल्ली में बनी हुई अंग्रेजों की सरकार के ऊपर कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिला। द शहंशाह ऑफ दिल्ली वॉज नो मोर देन ए फिगर हेड टू रबर स्टैम्प द रिकमेंडेशंस मेड बाय द सेंट्रल पार्लियामेंट। सेंट्रल पार्लियामेंट के द्वारा जिस प्रकार की रिकमेंडेशन की गई थी, जो मंजूरियाँ मिली थी, उसके मुताबिक वहाँ दिल्ली में बैठी हुई जो सल्तनत जो थी, दिल्ली में बैठा हुआ जो सुल्तान जो था, मुग़लों का जो सुल्तान, ऐसा कहा जाता है, यहाँ पर बताया जा रहा है लेखक के द्वारा कि दिल्ली के उस शहंशाह के पास में कोई विशेष ताकतें नहीं छोड़ी गई थी, बस केवल वो एक रबर स्टैम्प बन करके रह गया था। फिगर हेड का मतलब बेटा ऐसा होता है कि पावर विदाउट एनी सो मच ऑथेंटिकेशंस। ओके, फिगर हेड स्टैंड्स फॉर जस्ट लाइक एन अनइम्पोर्टेंट ऑफिशियल, मतलब एक रबर स्टैम्प की तरह से ही, जिसके पास कोई अधिकार ना हो उसको फिगर हेड कहा जाता है। मात्र केवल नाम मात्र का ही बस एक शासक हो, नाम मात्र की एक शासन प्रणाली उसके पास बनी हुई हो। तो कह रहा है कि द शहंशाह ऑफ दिल्ली वाज नो मोर देन ए फिगर हेड। अब जो दिल्ली के अंदर जो शहंशाह बैठा हुआ था वो मराठाओं की ताकत के सामने बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन करके नहीं रह गया था, बस उसको वहाँ तक उसके अपने अधिकारों तक सीमित रखा गया था, उससे ज़्यादा वो कोई भी विशेष निर्णय नहीं ले सकता था। ओके बेटा, तो यहाँ पर केवल ये बताया गया इस पैसेज के अंदर किस प्रकार से पेशवाओं ने, मराठाओं ने अपने उद्यमों को, अपने कारोबारों को खो दिया था, किस प्रकार से वो फिर राजनीति में उतर आए थे। राजनीति में उतर आने के बाद फिर किस प्रकार का परिवर्तन वहाँ हुआ देश में। फिर उन सभी लोगों का धीरे धीरे आधिपत्य खत्म होता चला गया, जैसे कि आपने इतिहास में पढ़ा होगा। तो इस तरह का कुछ एक फेरबदल होता देखा उसने, प्रोफेसर गायटोंडे ने, गंगाधर पंत ने। As he read on, Gangadhar Pant began to appreciate the India he had seen. As he read on stands for here. As soon as Gangadhar kept reading the description written in that book of 5th volume, he began to praise of the India which he had seen. जैसे ही गंगाधर ने आगे उस पुस्तक में लिखे उस विवरण को पढ़ना जारी रखा, जैसे ही वो आगे उस विवरण को पढ़ता गया, मराठाओं के बारे में कुछ जानकारी उसको मिली, कुछ पानीपत की लड़ाई के बारे में मिली। तो जिस प्रकार की जानकारी जो भी उसको मिली, उन सभी जानकारियों को पढ़ने के बाद और गंगाधर पंत ने फिर उस भारत की तारीफ करनी शुरू की, उस भारत की प्रशंसा करनी शुरू की, जो भारत उसने खुद अपने आंखों से देखा था, अनुभव में लिया था। It was a country that had not been subjected to slavery for the white man. Now Gangadhar Pant realized that it was such a country which could not have been subjected to slavery, which could not have been a slave, for the white man. Which could not have been under control of the white man. Which could not have been under control of the white man. Which could not have been dominated by the white man. वो कहना ये चाहता है इस सेंटेंस के माध्यम से कि it was a country. उन्होंने जब ये सब कुछ पढ़ा तो उनको लगा, अरे अब मुझे समझ में आया कि हमारा जो देश है वो एक ऐसा देश रहा है that had not been subjected to slavery for the white man. कि अंग्रेज़ों की गुलामी के लायक हमारा देश नहीं था। It had learned to stand on its feet. The country had in reality learned how to stand on its feet. देश
के सभी लोगों ने, सभी देशवासियों ने आखिरकार ये जान लिया था, सीख लिया था कि आखिरकार अपने पैरों पर कैसे खड़ा अपने आप को किया जाता है। एंड न्यू व्हाट सेल्फ रेस्पेक्ट वाज, और यहाँ तक कि हमारे देश के सभी लोगों ने और देश ने इस बात को सीख लिया था कि आखिरकार स्वाभिमान क्या होता है, आत्मसम्मान क्या होता है। फ्रॉम ए पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड फॉर प्योरली कॉमर्शियल रीजन्स। नाउ देयर वर ओनली 2 रीजन्स बेटे, ओके, देयर वर ओनली 2 रीजन्स विच promoted the Britishers to rule over the country. What were the 2 reasons? The first one, a position of strength. Each and every Indian wanted to get the position of power and strength, and the Britishers were so much happy to see it, and they used to give the powers to some of the top class Indians, thinking that if they gave the power to the Indian would surely support them, and they would be able to extend their influence on other parts of the country. From a position of strength and for purely commercial reasons, it had allowed the British, it stands for India, from a position of strength and for purely commercial reasons, अपनी ताकत, अपनी एक अच्छी गद्दी, अपनी एक अच्छा कोई सम्राट, राजा, किसी मुल्क का, किसी एक प्रांत का, किसी एक इलाके का सरदार, कोई एक बहुत बड़ा मुखिया बनने की जो नीयत जो थी, उस नीयत ने, और एंड प्योरली कॉमर्शियल रीजन्स, और विशुद्ध रूप से जो व्यापारिक जो कारण थे, उन सभी व्यापारिक कारणों की वजह से इट हैड अलाउड द ब्रिटिश टू रिटेन, इंडिया हैड अलाउड द ब्रिटिश टू रिटेन मीन्स टू होल्ड बैक Bombay as the sole outpost. The word outpost stands for here an area, isolated area. Bombay as the sole outpost stands for beta station on the subcontinent landmass, a big landmass. Subcontinent stands for a big landmass that had been separated from some continental part. So here the word subcontinent उपमहाद्वीप के लिए आता है। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस पैसेज अगेन। फ्रॉम ए पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, ओके, एक अच्छी ताकतवर गद्दी को प्राप्त करने के लिए, अच्छी खासी एक बढ़िया नौकरी पाने के लिए, अच्छी ताकतवर कोई एक पदवी लेने के खातिर, और फॉर प्योरली कॉमर्शियल रीजन्स, और विशुद्ध रूप से व्यापारिक कारणों को ध्यान में रखते हुए भारत ने ब्रिटिशर्स को, अंग्रेज़ों को इजाज़त दे दी थी दोबारा से बॉम्बे जैसे शहर को अपने कब्जे में बनाए रखने के लिए, एज द सोल आउटपोस्ट ऑन द सब कॉन्टिनेंट। इस उपमहाद्वीप के इस बहुत बड़े क्षेत्र में, उपमहाद्वीप के भांति दिखाई पड़ने वाले बॉम्बे के बहुत बड़े क्षेत्र में ब्रिटिशर्स ने अपने आप को वहाँ पर स्थापित कर लिया था। एक बहुत बड़ा उन्होंने अपना अड्डा तैयार कर लिया था, एक बहुत बड़ा स्टेशन उन्होंने बना लिया था वहाँ पर अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए। दैट लीज वॉज, द वर्ड लीज स्टैंड्स फॉर बेटा कॉन्ट्रैक्ट, द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हेयर द वर्ड लीज स्टैंड्स फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, बट हेयर आई वुड लाइक टू यूज इट एज ए टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओके। दैट लीज वॉज टू एक्सपायर, that lease was the term of that lease, the term of that contract that had been made between the Britishers and the top class Indian rulers in the year of 2001 according to a treaty of 1908. Okay, a legal document. Treaty stands for a legal document that is signed by both the parties, both the countries. एक कानूनन दस्तावेज होता है जिसको हिंदी में हम संधि बोलते हैं, संधि। दैट लीज वॉज टू एक्सपायर इन द ईयर 2001। गंगाधर पंत ने देखा कि वर्ष 2001 तक के लिए, और अंग्रेजों ने भारतीय लोगों से, भारतीय प्रशासनिक लोगों से इस प्रकार से अपना एक एग्रीमेंट, अपना एक समझौता किया हुआ था, और उस समझौते की जो तारीख थी, उस समझौते की जो अवधि थी, वो वर्ष 2001 में समाप्त होनी थी। अकॉर्डिंग टू ए ट्रीटी ऑफ 1908,
उस वर्ष 1908 में बनाई गई उस संधि के मुताबिक। वर्ष 1908 में जो समझौता जो संधि हुई थी, उस एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट जो हुआ था ब्रिटिशर्स के इंडियन के बीच में, उस वर्ष 1908 में अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में जिस प्रकार से कोई समझौता, एक कोई संधि हुई थी, उसके मुताबिक उस कॉन्ट्रैक्ट की जो अवधि थी वो वर्ष 2001 में समाप्त होनी थी, खारिज होनी थी। ऐसा गंगाधर पंत ने वहाँ पर पढ़ा उस बुक में। गंगाधर पंत कुड नॉट हेल्प, बेटे कुड नॉट हेल्प स्टैंड्स फॉर कुड नॉट प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम comparing the country. Gangadhar Pant could not help comparing the country he knew with what he was witnessing around him. Could not help means could not prevent himself. Could not prevent means stop himself. Okay, comparing the country. गंगाधर पंत अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, क्या करने से? कंपेयरिंग द कंट्री ही न्यू, अपने उस देश को, जिस देश के बारे में वो भली भांति जानता था, उस देश की तुलना विद व्हाट ही वाज विटनेसिंग अराउंड हिम, जो कुछ वह अपने इर्द गिर्द अभी वो जो देख रहा था, तो उसके अपने इर्द गिर्द जिस प्रकार से जो गतिविधियां उसके अपने देश में दिखाई दे रही थी, उन सभी गतिविधियों से और उस हिंदुस्तान को, उस देश को, उस भारत देश को, उस हिंदुस्तान को, जो हिंदुस्तान उसने अपनी आंखों से देखा था, उस दिन से पहले उन दोनों अनुभवों को आपस में, उन दोनों अनुभवों के बीच में आपस में तुलना करने से वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। वैन गंगाधर पंत रेड ए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, बेटे वैन गंगाधर पंत रेड ए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द अप्स एंड डाउन्स, ओके, regarding the ups and downs in the enterprises, in the supremacy, okay, established by the Peshwas, the Marathas after their victory in the Battle of Panipat, and when he also came to know that the Britishers had not been dominated, okay, on the country, if some Indians, if the top class rulers of the country had not been so much greedy, had not been so much inspired their policies, तो जब उसको इस तरह से सब कुछ देखने को मिला, पढ़ने को मिला, तो उसको समझ में आया कि वास्तव में इन ब्रिटिशर्स ने यहाँ जो हिंदुस्तान में जिस प्रकार से अपना ये अड्डा स्थापित किया हुआ है, इसके पीछे हमारे अपने देश के लोगों की बहुत बड़ी गलती रही है। उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी ताकतवर पद पाने के लिए, एक बहुत उच्च कोटि का एक ताकतवर पद पाने की मानसिकता के लिए और अपने व्यापारिक कारणों को ध्यान में रखते हुए, और हिंदुस्तान के लोगों ने, हिंदुस्तान ने इन ब्रिटिशर्स को, इन अंग्रेज़ों को बॉम्बे जैसे बहुत बड़े शहर, जो कि अपने आप में एक उपमहाद्वीप के समान बहुत बड़ी भूखंड रखता है, उस उपमहाद्वीप की भांति रखने वाले उस बहुत बड़े भूखंड वाले उस महानगर के अंदर एकमात्र उन्होंने अपना उस अड्डे को उन्होंने बना करके रख रखा था। और वो भी एक इस प्रकार की समझौता और इस प्रकार की संधि के साथ में जो वर्ष 1908 में बनाई गई थी कि भाई हमें जो है ना आपके अपने देश में व्यापार करना है, और वो संधि जो थी, वो समझौता जो था, उस समझौते की अवधि जो है वो वर्ष 2001 में खारिज होनी थी। जब गंगाधर पंत ने इन सब चीज़ों को पढ़ा तो गंगाधर पंत ने अपने खुद के पार्ट पर गंगाधर पंत अब उस देश को, जो देश उसके इर्द गिर्द उसको दिखाई पड़ रहा था, जो वह अपने इर्द गिर्द जिस प्रकार की गतिविधियों को अपने देश में देख रहा था, विटनेस का मतलब होता है लुक समथिंग, गेट समथिंग, ओके, नो समथिंग, नो अबाउट समथिंग, प्रैक्टिकली अनुभव जो लेना, फेस टू फेस कोई चीज़ देखना, ओके, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किसी चीज़ का लेना, उसके लिए आता है विटनेस। ही वॉज गेटिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द कंट्री ऑल अराउंड हिम, उसके अपने इर्द गिर्द जिस प्रकार की गतिविधियाँ देश में चल रही थी, उनको सभी को देख करके जिस तरह का अनुभव वो ले रहा था, उस अनुभव को अपने पीछे के अनुभव के साथ में वह तुलना करने से रोक नहीं पा रहा था। बट एट द सेम टाइम ही फेल्ट दैट हिज इन्वेस्टिगेशंस वर incomplete, but when he was thinking something about that, the comparison between two kinds of stages in the country, between two kinds
of two kinds of his experiences, okay, which he had got after knowing about different kinds of the activities which had occurred in his time, which had occurred in the country in his time, and which he had also read, okay, in the history book, okay. So when he was thinking all about it, at the same moment he also realized that his investigations were incomplete. He thought that his investigations were not complete. How did the Marathas win the battle? Now a question struck into his mind, and he raised a question to himself. He asked to himself how the Marathas won the battle. How the Marathas won the battle, okay, in the battlefield of Panipat. To find the answer, he must look for accounts of the battle itself. Since he wanted to get the answer to that question which he had raised to himself, so he thought that he should read the history books. He should read the history books and some other kinds of history books which could contain a complete description of that battle of Panipat, to find out the answer to that question. उसको लगा कि भाई ऐसे तो जवाब नहीं मिलेगा, जितनी भी सारी इतिहास की पुस्तकें हैं उन सभी इतिहास की पुस्तकों में से अच्छी पुस्तकें जो पानीपत की लड़ाई को लेकर के जो पुस्तक मुझे पूरा विवरण दे सकती है, मैं उस पुस्तक को पढ़ना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार मराठाओं ने पानीपत की लड़ाई को कैसे जीता. To find the answer, he must look for में तलाश करना होता है बेटा. Find out accounts of the battle itself. Since he wanted to search it out which account was related to the battle of Panipat, and he only wanted to know about it all, okay, without going into some other kinds of accounts. He went through the books and journals. The word journals stands for beta diaries, okay, magazines. Before him, whatever books and whatever journals, the periodical magazines were placed by the librarian before him on the table. So he went through means he read the books and the journals, the magazines, quite thoroughly without missing any description in them. At last, among the books, he found one. So when he had read so many books there at that library on that particular day, okay, of his visit to Bombay, and when he had got no complete account of that battle of Panipat, so he kept reading the books. So when he was reading the books one after another, okay, that gave him the clue. So he also found one book among those all, and that book was Bhau Sahib Machi Bhakar. Bhau Sahib Machi Bhakar. Bhau Sahib Machi Bhakar. Although he seldom relied on the Bhakars for historical evidence, though he did not have much faith, since he knew much about the books known as the Bhakars, so he did not have so much faith in the books, okay, namely the Bhakars, for some historical evidence. He found them entertaining to read, but he thought that he could entertain his time by reading the books. That's why he started reading the Bhakars also. Sometimes buried in the graphic but doctored account means manipulated accounts, unreal accounts. So the books had also some graphic pictures in them. So that particular book, Bhau Sahib Machi Bhakar, okay, was also written with so many pictures, and it also contained, okay, some graphic photos, but the description which he read, लेकिन जो भी विवरण उसने पढ़ा, okay, but the description which he read seemed totally unreal to him. वह उसको बड़ा अवास्तविक सा लगा, उसको लगा कि नहीं ये अच्छा description नहीं है, because he did not have much faith in the book भाकर. वो किसी भी प्रकार से भाकर नामक उस पुस्तक के अंदर बड़ा विश्वास नहीं किया करता था. He could spot the germ
of truth. He could spot the germ of truth. He found, but doctor accounts, he could spot the germ of truth. He could not get any kind of real fact in that particular book. He could hardly get any kind of real fact, truthful fact in that particular book. He found one, now in a 3-line account of how close Vishwas Rao had come to being killed. So while reading that the book Bahu Sahib Vachi Bakar, he found a 3-line account, 3-line note. He read the 3 lines which told him something about the lucky escape of Vishwas Rao in that battle. He found one, now in a 3-line account of how close Vishwas Rao had come to being killed. He also read the description how Vishwas Rao had been so much lucky, to save himself in that battlefield, and how it had all occurred. So he read the description in that book. गंगाधर पंत ने देखा कि विश्वास राव को उस युद्ध के क्षेत्र में किस प्रकार से अपने आप को बचाने में सफलता मिली, कैसे वो बच पाया, वो सारी बातें उसने वहाँ उसके अंदर पुस्तक में पढ़ी. देखो एक लाइन है, 3 लाइन का डिस्क्रिप्शन उसको उस पुस्तक में पढ़ने को मिला था, जिसमें कि उसको पानीपत की लड़ाई में जो मराठाओं ने जीत हासिल की थी उसका कुछ इंडिकेशन उसको मिला. एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स. ऑन द वन हैंड the battle was going on the other hand the main ruler, the captain of the army, Marathas army, Vishwas Rao guided his horse. He drove his horse direct to the melee. The word melee stands for here scrimmage. Scrimmage stands for here हाथापाई जो कहते हैं, a short conflict, a short fight, just like a quarrel, a very little fight that takes place between 2 persons or a group of persons, a group of people. And then विश्वास राव guided his horse, और फिर विश्वास राव ने अपने घोड़े को आगे की तरफ मार्गदर्शन किया, अर्थात घोड़े को आगे की तरफ लेकर गया किधर, टू द मिली, उस हाथापाई वाले, उस छोटी मोटी उस हाथापाई वाली उस लड़ाई की तरफ जो आपस में हाथापाई के साथ में जो हो रही थी, हल्की फुल्की उस लड़ाई की तरफ लेकर के गया. वेयर द इलाइट ट्रूप्स, इलाइट मीन्स हाईली डिग्निफाइड, प्रोफाइल्ड, बड़े ही प्रतिष्ठित जो लोग होते हैं उसके लिए लगाया जाता इलाइट, हाईली एजुकेटेड. ट्रूप्स वर फाइटिंग. जिस जगह पर जिस प्रकार से जहाँ भी वो लड़ाई हो रही थी, उस लड़ाई में देखा कि कुछ विशेष प्रकार के और बड़े ही विशिष्ट किस्म के जो सैनिक हैं, ट्रूप्स स्टैंड्स फॉर सोल्जर्स के लिए, वो सैनिक आपस में लड़ाई कर रहे थे. एंड ही अटैक्ड देम. व्हेन ही रीच्ड देयर, while riding his horse, when Vishwas Rao reached very near to those old soldiers who were fighting each other, so as soon as he reached there, he attacked on the soldiers of the opponent army. And God was merciful. God took, and it was really the kind grace of God. If God had not been so much kind to him on that day, Vishwas Rao would have surely met his death. वो कहता है एंड गॉड वॉज मर्सीफुल, और ये भगवान की बहुत बड़ा एक दया रही, भगवान ने बहुत बड़ी दया बरसाई, बहुत बड़ा रहम बरती भगवान ने. A short burst past his ear. Somebody had shot a bullet from his gun, and that the bullet, that the shot had passed very near to his ear. Even the difference of a till shishem would have led to his death. कहता है कि मात्र केवल उसके कान के पास से जो वो गोली जो निकली थी, उस गोली का उसकी कनपट्टी के पास से जो गोली निकली थी, वह मात्र केवल एक तिल जो मात्र का जो फासला होता है, गैप जो होता है, उस तिल के जितना फासले से और उसकी अपनी ज़िंदगी बच गई थी. वो उसकी कनपट्टी के पास से निकली थी, उसकी कनपट्टी के लगी नहीं थी, उसके कान के पास से बहुत ज़ोर से आवाज़ करते वहाँ से निकल गई थी. वुड हैव लेड टू हिज डेथ, यदि वह उसके लग जाती तो निश्चित रूप से वो
मर जाता। तो उसको इस प्रकार का डिस्क्रिप्शन पढ़ने को मिला कि विश्वास राव ने किस प्रकार से और वहाँ जाकर के सैनिकों पर हमला किया, और हमले करते ही और कैसे भगवान की उस पर दया बरसी। उसके अपने कान के पास से कोई गोली निकली, जो गोली किसी उसके अपने विरोधी सेना के किसी सैनिक ने चलाई थी उसके ऊपर, और जैसे ही वो डिफरेंस जो था, इवन द डिफरेंस ऑफ द तिल वुड हैव लेड टू हिज डेथ, तिल का समात्र अंतर रहेगा था। तिल का दाना कितना छोटा दाना होता है, कहता कि मात्र केवल तिल के दाने के रखना, तिल के दाने के समान छोटा सा अंतर, छोटा सा फासला उसके अपने कान के और उसके अपने खोपड़ी के कनपट्टी के बीच में रह गया था, जिसकी वजह से वो गोली उसको लग नहीं पाई थी। वो उसके कान के पास से निकल गई आवाज़ करती हुई और वह बच गया, तो उसकी मृत्यु नहीं हो पाई थी। ओके बेटा, द रेस्ट ऑफ द पार्ट ओके, 1 मिनट एक और पैसेज पढ़ा देता हूँ। At 8 o'clock, the librarian politely reminded the professor it was now 8 o'clock in the night. The clock had struck 8. रात्रि के 8 बजे पुस्तकालय अध्यक्ष ने बड़े विनम्रतापूर्वक ढंग से प्रोफेसर गायटोंडो को याद दिलाया that the library was closing for the day, that the time of closing the library had come, कि सर पुस्तकालय बंद करने का समय, आज के दिन के लिए पुस्तकालय बंद करने का समय हो चुका है। गंगाधर पंत emerged from his thoughts. Okay, at that time गंगाधर पंत was fully lost in his heavy thoughts. उस वक्त गंगाधर पंत अपने गंभीर विचारों में खोया हुआ था। अचानक उसको होश आया और उसको अपने विचार कर रही उस अवस्था से एकदम बाहर निकल कर के आया, विचाराधीन मुद्रा में से एकदम बाहर निकला, उसको एकदम होश आया। ही केम इनटू हिज सेंसेस लुकिंग अराउंड, when he came to his senses, so he started looking around him in order to see whether there were some more persons or not. Not looking around, he noticed that he was the only reader left in that magnificent hall. Looking around him means when he cast a glance all around him, he found no one there. He saw no one there sitting all around him, so he thought that he was the only one reader who had been left there alone and who was reading the book in that magnificent hall, in that very beautiful, very gracious and very nice and very glorious hall. बहुत ही सुंदर भव्य और बहुत ही बढ़िया सुंदर भव्य अट्रैक्टिव उस हॉल के अंदर कहता है कि मैं अकेला ही बैठा हूँ। उसको इस बात का पता चला जब उस लाइब्रेरी ने उसको ये कहा कि सर रात्रि के 8 बज चुके हैं, लाइब्रेरी बंद होने का समय हो गया, कृपया करके अब आप मेरे साथ बाहर चलिए। तो तब उसको एकदम इस बात का होश सा हुआ, अरे मैं तो इस पुस्तकालय में सुंदर से पुस्तकालय वाले इस बहुत बड़े परिसर में हॉल में अकेला ही बैठा हूँ। उसको बात का रियलाइजेशन हुआ। ओके, सो नाउ the next part of this chapter will be read by us in the next 2 lectures. I think we will complete it in the next 2 lectures. More, maybe, yes, it will take more than 2 or 3 lectures, I think so. Thank you.